कभी कभी तो ऐसा सच में लगने लगता है कि कितनी और लिमिट्स को टेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि कल ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की लाइव स्ट्रीम थी जब मैंने रोमन रेंस का नाम लिया। एक काम तुमको करना है भाई, सुन लो। ट्विटर पे जाके जो मैंने पूरा ट्वीट किया है वो 2.5 घंटे की स्ट्रीम नहीं है, वो 2-2.5 मिनट की वीडियो, उसमें पूरा सब कुछ एकदम शॉर्ट में है जो पूरी स्ट्रीम में हुआ। तो उस ट्वीट को जाके लाइक कर दो और रीट्वीट कर दो ताकि वो उसकी एंगेजमेंट बढ़े। और हो सकता है कि कल वाली वॉइस ऑफ रेसलिंग की वीडियो में तुमको बताऊं कि पॉल हेमन ने उसके ऊपर रिएक्ट किया, तो ऑलमोस्ट 1000 लाइक्स उसमें होने वाले, ऑलरेडी काफी अच्छी एंगेजमेंट है। तो तुम भी उसको लाइक कर सकते हो, फिर कर दो यार। मतलब इतना तो चल सकता है। अब बोल ही दिया रोमन रेंस का नाम, इन्होंने प्रॉमिस किया था और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि वो मैंने रोमन रेंस नहीं जीतेंगे इसलिए ऐसा डेयर टाइप का लिया था, लेकिन वो नहीं था, वो एक्नॉलेजमेंट स्ट्रीम थी। मैंने प्रिडिक्ट भी रोमन रेंस को ही किया था मैच जीतने के लिए। तो फिर जाओ डिस्क्रिप्शन से लाइक और रीट्वीट कर देना यार, मतलब कर दोगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। ऐसा फील तो हो रहा है कि कल काफी ज्यादा कुछ बोला है तो एनर्जी थोड़ी कम सी फील हो रही है, लेकिन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक और फैन मूवमेंट से। अपना फैन मूवमेंट तो हो गया, वो ट्विटर पे जाके कर लेना लाइक रीट्वीट। अब एक फैन है, उसने जरूर एक चैलेंज लिया था कि कोडी रोड्स का उसने लिया था कि अगर कोडी रोड्स हार गया तो फिर वो उसको टैटू करवाना पड़ेगा। और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे उस फैन ने टैटू करवा भी लिया है। कोडी रोड्स का टैटू कितना अलग है ना, मतलब इस टैटू की अलग से बात होती है हमेशा कि यार बिल्कुल नेक पे है, बड़ा सा दिखता है। कोडी रोड्स इवन खुद अपने इस टैटू के बारे में कहते हैं कि उनको पता नहीं था टैटू इतना बड़ा होने वाला है, लेकिन ये टैटू जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। और अगर उनके फादर होते तो शायद वो इस टैटू को देख के खुश नहीं होते, ऐसा खुद कोडी रोड्स का कहना है। तो इस फैन के लिए भी ये बड़ी बात है कि भाई उसने इतना बड़ा बड़ा टैटू ही करवा लिया अपने पूरी नेक पे। रोमन रेंस का शेड्यूल क्या है बैकलैश के लिए? तो गाइस अभी करंट WWE के प्लान के अकॉर्डिंग रोमन रेंस शेड्यूल्ड नहीं है WWE के बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए, जो कि अगला होने वाला है। और आने वाले जो बाकी शोज है, मेजर शोज जैसे मनी इन द बैंक है, सऊदी के अंदर होगा, समर स्लैम होगा, उन शोज पर वर्क करने का 100% चांस है रोमन रेंस का। WWE चाहती तो है बैकलैश के लिए भी उनको यूज करना, लेकिन शायद अब ये जो न्यू रिपोर्ट आ रही है वो किसी सेम पेज पर नहीं आ पाई होगी दोनों पार्टीज, क्योंकि अब रोमन रेंस का शेड्यूल उतना ज्यादा हैवी नहीं है। हैवी क्या भाई, लाइट है बहुत, वो स्मैकडाउन पर भी नहीं आते, तो इस वजह से रोमन रेंस को डेट्स पर बुक करना WWE के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब नहीं भी आ रहा रोमन रेंस तो भाई अब तो हमको आदत सी है कुछ ऐसे जीने में। गाइस ऊसोस के नए भैया आ चुके हैं। मैं सोलो सिकोवा की बात नहीं कर रहा, लेकिन रिकीशी ने खुद अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर नए समवन सुपरस्टार को इंट्रोड्यूस किया है। और इनका नाम, मैं शायद हो सकता है गलत बोल रहा हूँ, टोको ऊसो, ये शायद इनका नेम है। असली नेम इनका है थमीको टी फाटू, ये तो हमको पता ही है, ये इस सरनेम के साथ रहते हैं। तो ये जो है आ चुके हैं रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर, और इसके बाद काफ़ी जल्दी इनको अटेंशन मिली है, क्योंकि अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब जैसे ऊसोस पहले बैकअप थे, फिर सोलो आया, और उसके बाद अब जो अगला नंबर है वो इनका होने वाला है। और फिर ट्रोल भी किया जा रहा है ब्लड लाइन को बहुत बुरी तरीके से कि जैसे रेफरी गिरेगा अब 3-3 नहीं 4-4 बंदे होंगे रोमन रेंस को बचाने के लिए। इवन बहुत सारे लोग तो ये भी कंपेयर कर रहे हैं कि भाई ये बंदा जो है सोलो सिकोवा के लेवल पे भी आ सकता है। तो ऐसे जो कंपैरिजन वगैरह है वो चल रहे हैं यहाँ पे। अभी ये तो सिर्फ शुरुआती चीज़ें हैं, धीरे धीरे अगर कुछ और भी इसके बारे में पता चलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ब्लड लाइन जिस तरीके से रेलिवेंट हुई है, जब भी कोई बंदा नया आता है समूहन का, तो भाई फिर तो उसके बारे में बात होना तय है। गुंथर ने गाइस 300 से ज़्यादा दिनों का अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का रेन कर लिया है, और इस बात को उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया। आप पिक्चर देख सकते हो, WWE के बैक स्टेज जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो खींचते हैं स्टूडियो में सेटअप में, और यहाँ पे लिखा है 300+। आज के टाइम में ये चीज़ कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि रोमन रेंस का रेन ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1000 दिन के आसपास होने वाला है। तो इसलिए गुंथर के ऊपर किसी की नजरें नहीं है, लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जिस हिसाब से उन्होंने रेलिवेंट बनाया है, बिना बोरिंग चैंपियन अपने आप को फील करा है, वो सच में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाला है। सोलो सिकोवा ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर इस वाली पिक्चर को पोस्ट किया हुआ है, जो कि उनका फेस टू फेस वाला मूवमेंट था जे ऊसो के साथ में। ये थोड़े टाइम के लिए था, जब स्मैकडाउन पे सैमी ज़ेन को बचा रहे थे, कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एंड में जाके उन्होंने बजा दिया था। तो ये क्या हो सकता है फ्यूचर के लिए टीज भी हो। अब देखो WWE अगर हमको बेवकूफ़ भी बनाती है ना तो समझ नहीं आता। जैसे कभी कभी जे ऊसो ऐसे एक्ट करते हैं कि वो ब्लड लाइन के साथ नहीं है, फिर वो सैमी ज़ेन के साथ नजर आते हैं, फिर अचानक से वैसे टर्न हो जाता है। लेकिन अब तो मैं नहीं मानूंगा कि जे ऊसो कुछ भी कर ले, अब तो उन्होंने सब कुछ दिखा दिया, क्योंकि चैंपियनशिप हारने के बाद भी अभी सैमी ज़ेन की तरफ उनका जो दिल है वो नहीं पिघला। तो इसका मतलब क्लियर है कि अब तो वही जो जिमी एंड जे है, जो भी ब्लड लाइन वाली थिंग है, वो सैमी ज़ेन से बिल्कुल अलग है। बट सैमी ज़ेन का गोल अभी भी बाकी है, और वो है ब्लड लाइन को पूरी तरीके से तहस नहस करने का। रेसलमेनिया में गाइस एक ऐसी चीज हुई जिसको फैंस हमेशा याद रखेंगे, और वो था शेन मैकमैन की इंजरी, और उसके बाद जिस तरीके से स्नूप डॉग ने इम्प्रोवाइज करते हुए खुद मिज के साथ एक मैच कर लिया। लेकिन गाइस उसकी रियलिटी थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हो, वीडियो तो मैं प्ले नहीं करूंगा, इस पिक्चर के अंदर जहाँ पर रेफरी बता रहा है कि भाई अब क्योंकि शेन मैकमैन गिर गया तो स्नूप डॉग तुमको इम्प्रोवाइज करना है, क्योंकि अब ऐसा तो ऑकवर्ड मोमेंट तो क्रिएट कर नहीं सकते।
तो जो कैमरामैन है वो बता रहा है कि तुमको मिज को पंच करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस चीज को, एंड देन इवेंचुअली ये चीज लीड करती है स्नूप डॉग और मिज के मैच के लिए। तो देख रहे हो भाई, कैमरामैन को भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फीड की जाती हैं चीजें कि वो जाके बता दें, और कैमरामैन तो भाई ऐसा बंदा है जिसको सबको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कोई मतलब पूरा सामने सेलिब्रिटी स्टार्स रिंग है, तो फिर कैमरामैन को तो हम ऐसे अपने विजन में भी नहीं लाते, तो इसलिए कैमरामैन आई थिंक वो सबसे बेस्ट बंदा है। इसलिए कई बार जब सुपरस्टार्स किसी का बहरूपिया बन के खड़े रहते हैं तो फिर वो कैमरामैन का ही रोल प्ले करते हैं। तो ये रियलिटी है कि स्नूप डॉग ने सब कुछ खुद से नहीं किया तो ऑब्वियसली अप्रिशिएट उनको हम लोग करेंगे, लेकिन हाँ कैमरामैन की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट थी। यार भाई ये क्या होता रहता है, स्मैकडाउन के लिए रिकॉर्ड बना दिया WWE ने, वही वाला रिकॉर्ड जो कि पिछले काफी टाइम से मैं आपको बता रहा हूँ, ये व्यूअरशिप का नहीं है, रेटिंग्स का नहीं है, ये रिकॉर्ड है WWE का हाईएस्ट ग्रॉसिंग नॉन प्रीमियम लाइव इवेंट शो बन चुका है ये स्मैकडाउन का, जो अभी रिसेंटली स्मैकडाउन का एपिसोड हुआ है। तो आप देख रहे हो कि भाई जो WWE के वेन्यूज को सेल करने का, सोल्ड आउट क्राउड लाने का, ज़्यादा अटेंडेंस करवा के अपनी कमाई करने का, वो एक अलग ही लेवल पर जा रहा है, और ये बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से। अगर मुझसे तुम पूछोगे ना कि क्या टीवी वाली रेटिंग्स तुमको ज़्यादा मैटर कर रही है या फिर ये वाली, तो मैं कहूँगा भाई ये वाली, क्योंकि ये ज़्यादा डेडिकेटेड ऑडियंस है तुम्हारी। हो सकता है टीवी पर जो बंदा देख रहा है उससे वैसे ही चैनल चेंज करते करते रुक गया, उसने आधा एक घंटा देख लिया, उसके बाद चल दिया। हालांकि ये मैं ज़रूर कहूँगा कि WWE को जो ज़्यादा पैसे मिलते हैं वो टीवी डील से मिलते हैं, लेकिन ये WWE का एक फैन बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि सारे के सारे रॉ स्मैकडाउन देखने के लिए 7-7, 8-8 हज़ार जो लोग हैं वो आ रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ अनाउंस की है, ऐसे नॉर्मल शोज़ पर भी आ जा रहे हैं। तो ये तो काफ़ी अच्छा चेंज आया है WWE के लिए, और आई थिंक इस वजह से WWE को भी काफ़ी ऐसा पॉजिटिव फील होता होगा कि हाँ बिजनेस हमारा सही डायरेक्शन में जा रहा है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल। कर्ट एंगल ने अपने पॉडकास्ट में इस बात को बोला कि रोमन रेंज थोड़ा अब ज़्यादा हो गया उसका, इतने लंबे टाइम तक उसको चैंपियन रहना नहीं चाहिए। कर्ट एंगल ने वही सारी बातें बोली जो कि इस समय रोमन रेंज के क्रिटिसिज्म करने वाले या फिर क्रिटिसिज्म के साथ साथ कई बार जो हेटर्स है वो बात कर रहे हैं। अगेन हेटर्स और क्रिटिसाइज करने वाले में, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने वाले में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कर्ट एंगल आई थिंक मुझे क्रिटिसिज्म करते हुए नजर आ रहा है, और उन्होंने अपनी जो बातें वो भी बोली हैं। अब क्या वो बोलते हैं रोमन रेंज के बारे में, उन्होंने कहा कि मैं तो रोमन रेंज को जाके नहीं हराने वाला, और रोमन रेंज के पास जो भी है वो सारी चीज़ें वो डिजर्व करता है, लेकिन इस टाइम पर अगर तुम 3 साल से ज़्यादा चैंपियन हो तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें अब के टाइम में नहीं हो रही। फिर वो ये भी कहते हैं कि हर कोई बंदा शो देख रहा है, उसको बार बार हर महीने हर प्रीमियम लाइव इवेंट में सेम चैंपियन दिखता है, तो फिर जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं फैंस खोना शुरू कर देते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि कोडी रोड्स को जिताना स्टार से मेगा स्टार बनाने की प्रोसेस हो सकती थी, जो कि WWE ने नहीं करी। कोडी रोड्स ऑलरेडी एक स्टार है, लेकिन अगर उसको एक डिफरेंट लेवल पर पुश करना था तो रोमन रेंज को अगर वो हराते तो वो चीज़ शायद अच्छी होती। ऐसा कर्ट एंगल ने कहा कि उनके ओपिनियन के हिसाब से उनको लगता है। अब इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है मुझे आप लोग बताना। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि कर्ट एंगल कुछ गलत बोल रहे हैं, लेकिन आई थिंक मैं अभी ये प्रेफर करूंगा अभी जो सारी चीज़ें हुई है उसके बाद भी कि रोमन रेंज का चैंपियन रहना सही है। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तो भाई रोमन रेंज का फैन बॉय बन गया, स्पेशली अब तो वो रोमन रेंज का नाम जप लिया है 11,111 बार। तो ऐसा नहीं है, जाके अगर आप पुराने टाइम में देखोगे तो गालियां भी तमाम खाई हैं मैंने रोमन रेंज के बिग डॉग वाले कैरेक्टर में। वो एलिमिनेशन चेंबर की तो एक वीडियो बनाई थी मैंने, उस पर तो लिटरली गालियां देने के लिए मुझे लोगों ने कॉमेंट किया था, बट खैर अब तो पता ही है, मतलब ऐसा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अपना ओपिनियन है मैं तो शुरुआत से वही बोलना चाहता हूँ, तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ रोमन रेंज को, और अभी भी अगर वो लंबा चलता है मुझे कोई इशू नहीं है। हाँ थोड़ा सा इशू है कि शेड्यूल थोड़ा सा ये जो बहुत ही लाइट हो गया, उसको थोड़ा भाई ज्यादा शोज पर अपीयर होना चाहिए। बाकी इसके अलावा कर्ट एंगल के इन थॉट्स के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। रेसलमेनिया 40 के बारे में रॉक का क्या स्टेटस है, तो उसके बारे में डेव मेल्जर ने बात करी, और अब तो डेव मेल्जर की सच में सुननी पड़ेगी क्योंकि रिसेंटली उनकी सारी बातें ही सही हो रही हैं। उन्होंने ये कहा कि ये तो तुम बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दो ऐसी बात कि रॉक नहीं आएंगे WWE में। रॉक और रोमन रेंज का मैच होने का हमेशा चांस रहेगा, स्पेशली जिस तरीके से रोमन रेंज अभी कर रहे हैं कंपनी के अंदर काम। और उन्होंने ये कहा कि WWE ने खुद से अपने जो डोर्स है उसको ओपन रखा है रेसलमेनिया 40 के लिए, क्योंकि उन्होंने रेसलमेनिया के बाद जो फर्स्ट नाइट थी उसके बाद एक वीडियो में बनाई थी कि वो इन पर्सन आके बात करना चाहेंगे, तो वो उसी चीज के लिए टीज था कि फ्यूचर में उस चीज को वो ओपन रखना चाहते हैं। रॉक ने तो भाई खुद अपने इंटरव्यूज के अंदर कहा है कि अगर वो रोमन रेंज की अगर वो WWE में आना चाहते हैं तो सिर्फ एक सुपरस्टार से लड़ने के लिए, और वो रोमन रेंज है। अभी कोई मैं आपके होप्स हाई नहीं रख रहा, लेकिन हाँ दिलासा जरूर दे सकता हूँ क्योंकि डेव मेल्जर इस बात को कह रहे हैं कि रेसलमेनिया 40 में उम्मीद तो हम एटलीस्ट रख ही सकते हैं। हाँ लेकिन ऐसा मत सोचना कि भाई आ ही जाएंगे, मतलब रख सकते हो उम्मीद, ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ मैं। अगली स्टोरी है गाइस बेली से रिलेटेड। तो बेली के बारे में एक अच्छी बात हमको ये पता चली है कि बेली के साथ जो भी मसले प्रॉब्लम थी सब
अब क्लियर हो चुकी हैं और बेली इंटरनली अवेलेबल टू यूज हैं मंडे नाइट रॉ के लिए, यानी नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे तो खुलेआम अच्छे तरीके से उनका यूज कर सकती है। नेक्स्ट रॉ की बात कर लेते हैं, उसके बाद मेन चीज के ऊपर आएंगे। कल डब्ल्यूडब्ल्यूई बता रही है कि जो आफ्टर मैथ है वो हमको देखने को मिलेगा ब्रॉक लेसनर के ब्रूटल अटैक ऑन कोडी रोड्स। हो सकता है ब्रॉक लेसनर भी शो पर फीचर हो, लेकिन कोडी रोड्स अपनी जो फ्यूचर की अनाउंसमेंट है वो तो करेंगे ही। इसके अलावा गाइस कल शो पर आपको रिडल और मिस का भी मैच देखने को मिलेगा। मिस के रिडल के रिटर्न के बाद कल शो पर लिव मॉर्गन, रकेल रॉड्रिगेज वर्सेस बेकी लिंच एंड लीटा का भी मैच होने वाला है फॉर विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप। रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच पॉसिबली गाइस ये हेडलाइन करने वाला है रेसलमेनिया 40 को। अब क्या सीन है, रोमन रेंस ने गाइस जो कि रेसलमेनिया से ठीक पहले था, रोमन रेंस से जब ये पूछा गया कि रेसलमेनिया 40 के लिए तुम अपना ड्रीम अपोनेंट किसको देखते हो, तो उस पर नाम रोमन रेंस ने लिया था सेथ रॉलिंस का। और उसके पीछे उन्होंने जो अपना थॉट है वो भी बताया। वो कहते हैं कि हमारी जो है ओपन एंडेड हिस्ट्री है, काफ़ी सारा जो यहाँ पे है ना, जो आपको पता ही है शील्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसकी रोमन रेंस बात कर रहे थे। और रोमन रेंस कहते हैं एन अंडरलाइंग फ्रिक्शन टू वेयर वी कैन इजीली बट हेड्स। तो ऐसा करके रोमन रेंस ने अपना जो इंटरेस्ट है सेथ रॉलिंस के साथ मैच करने का जताया। और गाइस इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेथ रॉलिंस खुद अपनी इंटरव्यूज के अंदर ये बोलते हैं कि उनको रोमन रेंस के साथ एक और मैच चाहिए रेसलमेनिया में। तो भाई देख रहे हो यहाँ पे जो बंदा चैंपियन है वो खुद वो मैच चाहता है, जिसको चैलेंज किया जा रहा है वो खुद अपने इंटरव्यूज के अंदर ये बात बोल चुका है। और इवन गाइस हमने अपने पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया था इस बात को कि कौन रोमन रेंस को हरा सकता है। उसमें सबकी निगाहें कोडी रोड्स के ऊपर है, लेकिन सेथ रॉलिंस वो सुपरस्टार है जो पूरी लिस्ट में हारा नहीं है रोमन रेंस से, बल्कि हराया है डिस्क्वालिफिकेशन से। तो इसीलिए ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस डायरेक्शन में आगे जाना चाहे। मजेदार तो हमेशा ही होगा वैसे रोमन रेंस को और सेथ रॉलिंस को साथ में रिंग में देखना। बाकी गाइस आप भूलना मत, डिस्क्रिप्शन में जाके ट्विटर पे जाओ, ट्वीट को लाइक एंड रीट्वीट जरूर करना। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।